फिनोल की रिएक्शन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। और फिनोल की रिएक्शन में हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले हमने OH ग्रुप की रिएक्शन देखी। देन आफ्टर वी डिस्कस द रिएक्शन ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन क्लीवेज। और उसके बाद में हमने बेंजीन रिंग के कारण रिएक्शन देखी, isn't it? And at last we are going to discuss some important named reaction. तो नेम्ड रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज रिमर-टिमान रिएक्शन। तो बेटा रिमर-टिमान रिएक्शन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था कि यदि रिमर-टिमान आप क्लोरोफॉर्म और KOH, isn't it? क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में करा रहे हो तो प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिलएल्डिहाइड। और यदि रिमर-टिमान को आप CCl4 की प्रेजेंस में कराओगे तो प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिलिक एसिड। क्लियर? तो CH-CL3 क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में जो रिमर-टिमान होती है दैट इज नोन एज फॉर्माइलेशन, क्योंकि वहां पे फॉर्माइल ग्रुप जुड़ता है। और CCl4 की प्रेजेंस में जो रिमर-टिमान होगी दैट इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि वहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है? तो ये भी हमने डिस्कस किया कि यदि सिर्फ रिमर-टिमान गिवन हो, क्लियर, then you have to answer as per chloroform. That means salicylialdehyde is your major product. और ये मेंशन हो कि रिमर-टिमान विद CCl4 तो सैलिसिलिक देना है। क्लियर? और फिर एक और रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कि जो सैलिसिलिक एसिड है उसकी फर्दर रिएक्शन कराएं एसिटाइल क्लोराइड से तो एस्पिरिन का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट देखें कुछ और नेम्ड रिएक्शन। नेक्स्ट इज गैटरमान रिएक्शन। नेक्स्ट इज गैटरमान रिएक्शन, या फिर इसको गैटरमान सिंथेसिस भी कहते हैं, या फिर इसको गैटरमान फॉर्माइलेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, उसको अभी क्लियर कर लेते हैं कि गैटरमान रिएक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर। और ये जो गैटरमान है ये रिएक्शन अलग है, और इसके बाद एक और गैटरमान आएंगे दैट इज गैटरमान फॉस्ट रिएक्शन। तो तीन रिएक्शन होती है गैटरमान की। एक होती है सिंपल गैटरमान रिएक्शन, दूसरी होती है गैटरमाइन सिंथेसिस या गैटरमान फॉर्माइलेशन, और तीसरी होती है गैटरमाइन कॉस्ट रिएक्शन। क्लियर? तो गैटरमान रिएक्शन हमने चैप्टर 1 में डिस्कस की कि जब आप डाइएजोनियम सॉल्ट में कॉपर और HCl ऐड करते हो तो डाइएजोनियम से क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्लियर? इनको आप थोड़ा सा साइड में लिख लें ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगी। पहले आप लिख लें गैटरमान रिएक्शन दैट वी ऑलरेडी डिस्कस कि ये जो एजोनियम सॉल्ट होता है N2+Cl-, इसमें जब आप कॉपर और HCl डालते हो तो यहाँ पे आपको क्लोरोबेंजीन मिलता है, लाइक दैट। दिस इज नोन एज गैटरमान रिएक्शन। एक होती है बेटा गैटरमान कॉस्ट रिएक्शन। गैटरमान कॉस्ट रिएक्शन, इसके अंदर आप बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाते हो। ये क्या है? द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ कार्बोनिल plus HCl, CO plus HCl in the presence of AlCl3, it will yield CH, बेंजीन पे एल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड। तो ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये हमने चैप्टर 1 में डिस्कस की। और ये रिएक्शन हम जब बेंजल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिल कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये गैटरमान कॉस्ट रिएक्शन वहां पे आएगी। ये जो रिएक्शन है दैट इज गैटरमान सिंथेसिस और गैटरमान फॉर्माइलेशन। तो देखो बेटा जब फिनोल की रिएक्शन आप कराते हैं HCl plus HCN in the presence of ZnCl2, the reaction of phenol with HCN and HCl in the presence of ZnCl2, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह से OH, this is CH डबल बॉन्ड NH। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को कहते हैं बेटा, इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं इमीन। दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज इमीन। और लास्ट में हम इसका क्या कर देंगे? हाइड्रोलिसिस। वी विल कैरीड आउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस इमीन। तो इसका हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखें। वाटर का ऑक्सीजन इस तरफ लगा दो और H2O इस तरफ,
and break this one. So what will be the product? इस तरह से ब्रेक कर दो तो क्या बन जाएगा? ऊपर वाला ग्रुप एज इट इज, ऊपर वाला OH एज इट इज, एंड दिस बिकम्स CHO. बताओ बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज होगा? व्हाट विल बी द बाई प्रोडक्ट? इसके अलावा कौन सी गैस रिलीज होगी? एनीवन? सोचो अच्छे से। यहाँ से ब्रेकिंग के बाद कौन सा मॉलिक्यूल अलग हो रहा है? दिस इज NH, NH2. ओवरऑल क्या हो गया ये? NH3. क्लियर? So there is removal of ammonia. There is removal of ammonia gas, NH3. Clear? हमेशा याद रखना बेटा, बाई प्रोडक्ट हो या मेन प्रोडक्ट हो, वो एक लीगल कंपाउंड होगा, मतलब एक फिजिबल कंपाउंड होगा। जैसे NH2 और NH4, NH2 नाम का कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, NH4 भी नहीं होता। क्लियर? NH3 एग्जिस्ट करता है, तो इट वुड बी NH3। देन तो जब कभी भी कंफ्यूजन हो बाई प्रोडक्ट को लेके, तो आप थोड़ा सा उसको गौर से सोचना कि क्या उस तरह का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है या नहीं। क्लियर? तो ये 3 तरह की रिएक्शन हमने एक साथ डिस्कस की। गेटरमान रिएक्शन, गेटरमान सिंथेसिस और फॉर्माइलेशन, और गेटरमान क्रॉस रिएक्शन। क्लियर? तो गेटरमान फॉर्माइलेशन क्या होता है? इसके अंदर आप फिनॉल लेंगे और फिनॉल की रिएक्शन HCN और HCl के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो बीच में एक इमीन कंपाउंड बनेगा जिसमें कार्बन नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो नीट में काफी बार बॉन्डिंग से रिलेटेड की क्वेश्चन आते हैं कि इमाइन के अंदर कार्बन नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है। So in amine, carbon is bonded, doubly bonded with nitrogen, which on hydrolysis will give aldehyde along ammonia. Then, अब देखिए next reaction. Next reaction, that is coal-base reaction. ये NCERT में भी given है. This is important. Coal-base reaction या फिर coal-base Smith reaction. Coal-base और coal-base Smith reaction. कोल्बे या फिर कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। तो ये क्या होती है? इसमें हम बेसिकली फिनोल से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसमें हम फिनोक्साइड से स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज कोल्बे स्मिथ रिएक्शन? देखें, तो यहाँ पे आपने रिएक्शन स्टार्ट की है सोडियम फिनोक्साइड से। दिस इज सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। यहाँ पे बेटा आप इसकी रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। कोटेड, you are allowed this sodium phenoxide to react with carbon dioxide gas. तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या होगा? ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा, तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा लाइक दैट। ओ, दिस इज COONA, लाइक दैट। तो ये ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में आप CO2 स्विच कर दें। देन सोडियम फिनोक्साइड in which oxygen is directly bonded to sodium. When you allow this react this with CO2 gas, the CO2 is switch inside this oxygen sodium bond. तो ये बन जाएगा। अब बेटा ये रीअरेंज हो सकता है, इट कैन रीअरेंज। देन तो ये जल्दी से रीअरेंज हो जाएगा और ये वाला ग्रुप जो है इस पोजीशन पे आ जाएगा। OH and this is COONA+, like that. तो ये एक तरह से रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसमें ये वाला ग्रुप इस बगल वाले कार्बन पे आ जाएगा। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करें। क्लियर? तो प्रोसीड आउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड लाइक दैट। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब H+ और OH-। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस? H+ एंड OH-। तो किस तरह से आप H+ OH- लगाएंगे? लाइक दैट। तो बताओ क्या बन गया? ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन स्टिक हो जाएगा और सोडियम के साथ OH। तो इस तरह से इसको ब्रेक कर दें। तो व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा दिस इज OH, दिस इज COH, और बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा NaOH। बताओ बेटा इस कंपाउंड का क्या नाम है? एनीवन? व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड इन विच COH group, acidic group is directly attached to
एग्जैक्टली, वेरी गुड, सैलिसिलिक एसिड, बहुत बढ़िया, क्लियर, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। तो जैसे आपके जो बोर्ड के पेपर हैं इस बार ऑब्जेक्टिव है, तो बेटा आपको डायरेक्टली इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि इन कोलब्रुक रिएक्शन ऑफ फिनॉल द मेन प्रोडक्ट इज आंसर सैलिसिलिक एसिड, क्लियर, तो इसको आप याद रखें। और इसकी फर्दर रिएक्शन मैंने एक और बताई थी एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो फिर बन जाता है एस्पिरिन, डन, इसको नोट करें। एनी डाउट अप टू दिस, बताइए, सिंपल है, बस नेम रिएक्शन है, अच्छे से याद रखना उसको। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ फिनोल इज द टेस्ट फॉर फिनोल। व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट फॉर फिनोल? राइट डाउन, टेस्ट फॉर फिनोल। So can you tell me any one test that we already discussed? Anyone? एक टेस्ट हमने पहले डिस्कस कर लिया है, एनीवन बताइए कौन सा टेस्ट हमने डिस्कस किया था? याद है किसी को कल की रिएक्शन के अंदर एक ऑब्जर्वेशन हमें मिली इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट पीपीटी, तो व्हाट वाज द टेस्ट? किससे रिएक्शन कराई हमने फिनोल की ताकि व्हाइट पीपीटी फॉर्म होती है? एनीवन? याद करो, ब्रोमिनेशन के अंदर, ब्रोमिनेशन हमने दो तरह से, वेरी गुड, हेलोजिनेशन के अंदर हमने ब्रोमिनेशन दो तरह से प्रोसीड किया। एक था द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर, दूसरा था द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और CS2। तो जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन हुई वहां पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल की एक व्हाइट पीपीटी बनी, क्लियर। तो एक तो वो टेस्ट हो चुका है, इसके अलावा और कौन से आपको याद रखने हैं, देखें, राइट डाउन, टेस्ट फॉर फिनॉल। तो बेटा इनमें कुछ एनसीईआरटी में है और कुछ एनसीईआरटी में नहीं है, बट वो नीट में पूछे जाते हैं, जेईई में पूछे जाते हैं, तो हम सारे कवर करेंगे। तो जो ब्रोमीन वाटर वाला था वो एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट इज एजोडाई टेस्ट, ये भी एनसीईआरटी में गिवन, एजोडाई टेस्ट, एजोडाई टेस्ट। अब व्हाट इज एजोडाई टेस्ट? तो सबसे पहले हम डाई बनाएंगे एंड दैट वुड बी कलरफुल डाई, क्लियर। एंड हाउ दिस डाई विल बी प्रिपेयर्ड? द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बस आप पैटर्न देखना किस तरह से हम मॉलिक्यूल अलग करते हैं, क्लियर, ठीक है। सबसे पहले आपने फिनॉल लिया, दिस इज फिनॉल, मतलब बेंजीन रिंग पे OH, क्लियर। अब बेटा इसका ये हाइड्रोजन आप ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज फिनॉल, OH ग्रुप लगा है और इसका साइड वाला हाइड्रोजन आपने ड्रॉ कर दिया, लाइक दैट। क्योंकि हाइड्रोजन तो सारे कार्बन पे हैं, इसको छोड़ के, एक्सेप्ट दिस कार्बन, ऑल कार्बन कंटेन वन हाइड्रोजन ईच। तो हमने क्या किया, OH के जो ऑपोजिट है पैरा वाला हाइड्रोजन, इसको कंसिडर किया और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कंसिडर किया, लाइक दैट। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होती थी? दिस वन, बेंजीन रिंग पे N2 plus Cl minus, like that. This is the benzene diazonium chloride. अब इसको हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया, लाइक दैट, दिस इज N2 एंड दिस इज Cl। यहाँ से क्या करेंगे, एक HCl का मॉलिक्यूल अलग कर देंगे, लाइक दैट। HCl का मॉलिक्यूल जैसे ही अलग होगा तो देखो कंपाउंड क्या बनेगा। अब क्या करना बेटा, इसको और इसको डायरेक्टली अटैच कर दो, HCl को हटा के दोनों मॉलिक्यूल को ज्वाइन कर दो, तो देखो एक डाई बनेगी, कलरफुल डाई, दिस वन, OH, N double bond N, and this is like that,
तो ये जो कंपाउंड बना है दिस इज ए ऑरेंज कलर डाई, देन so it is a orange dye, ऑरेंज कलर डाई। तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन हो गया कि हमारा जो कंपाउंड था वो फिनोल था। क्लियर? तो टेस्ट कैसे हुआ? द फिनोल ऑन रिएक्शन विद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस ऑरेंज कलर डाई। और ये जो कंपाउंड होता है बेटा, इसके अंदर ये ग्रुप नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, दिस इज नोन एज एजो ग्रुप। इस ग्रुप को हम एजो ग्रुप कहते हैं, इसीलिए इस डाई का नाम होता है एजो डाई और इस टेस्ट का नाम होता है एजो डाई टेस्ट। क्लियर? तो आपको एक एक बात पता होनी चाहिए कि इसको एजो डाई क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कंटेन एजो ग्रुप। तो दिस डाई इज एजो डाई, इसको नोट करें, राइट डाउन। द फिनोल ऑन रिएक्शन विथ, राइट डाउन, फिनोल ऑन रिएक्शन विथ benzene diazonium chloride, on reaction with benzene diazonium chloride, benzene diazonium chloride will form an orange color dye, an orange color dye। देखा सभी ने? will form orange color dye। तो ये बेटा exclusive test है, it is only for phenol। if you want to distinguish between alcohol and phenol you can go for this test। क्लियर? तो सोडियम वाला जो टेस्ट था, याद करो, पॉप काउंट जो हाइड्रोजन गैस के रिलीज होती है, तो दैट इज गिवन बाय अल्कोहल एज वेल एज फिनोल, दोनों इसको टेस्ट को देते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंपाउंड आपके पास है? तो आप कह सकते हैं डिफरेंशिएटिंग टेस्ट जो उन दोनों को अलग कर दे, दैट इज द एजो डाई टेस्ट, डन। या फिर एक ब्रोमीन वाटर वाला है जिसके अंदर फिनोल क्या बनाता है, व्हाइट पीपीटी, डन। नेक्स्ट देखें, दूसरा इसको कहते हैं बेटा न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, या फिर इसका नाम लिख लीजिए न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। बहुत आसान है, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। FeCl3 होता है फेरिक क्लोराइड। तो व्हाट इज न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट? इसको ध्यान से समझना बेटा, रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी विल सी दिस रिएक्शन, अदरवाइज दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो जब आप फिनोल के अंदर न्यूट्रल FeCl3 डालते हो तो यू विल ऑब्जर्व अ वायोलेट कलर इफेक्ट। कभी कभार इसको पर्पल भी लिख दिया जाता है, बोथ आर सेम। क्लियर? तो द फिनोल ऑन रिएक्शन विद FeCl3 will form a violet color complex and this is known as neutral FeCl3 test। क्लियर? अब देखो रिएक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी द रिएक्शन? रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, देखिए फिनोल को हम बेटा शॉर्ट में लिखते हैं, ध्यान से समझना, PHOH। फिर से बता रहा हूँ, इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दिस पार्ट, PHOH। बट जेई वाले स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जेई में आज के पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी रिएक्शन बेस्ड होते हैं, तो नीट में तो ये नहीं पूछा जाएगा, बट जेई वाले स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, FeCl3। ये सबसे इजी पैटर्न है, इसको याद रखने का। देखें बेटा, यहाँ से HCl अलग कर दो, कितने HCl बन रहे हैं उतने अलग कर दो। बताओ कितने HCl के पेयर बन सकते हैं, कितने? एनीवन? हाउ मेनी मैक्सिमम HCl कैन बी फॉर्म? सामने दिख रहा है, वेरी गुड, इट इज 3। तो 3 HCl अलग कर दो, लाइक दैट। तो 3 HCl अलग कर देंगे, 3 HCl मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे, तो क्या बन गया? FeOPH, FeOPH, FeOPH। मतलब 3 HCl हटाने पे क्या बन गया? आयरन OPH होल साइड। ये जो कंपाउंड होता है दिस इज अ वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो
रिएक्शन वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंपल है, आप उसको इस पैटर्न में आसानी से याद रख सकते हैं. बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑब्जर्वेशन, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑब्जर्वेशन इज गिवन बाय विच कंपाउंड, दैट इज बाय फिनोल. क्लियर. इसके अलावा बेटा एक और टेस्ट है फिनोल का, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बाकी के टेस्ट थे. एजोडाई टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, Br2 bromine water test is important, it is quite important. फेरिक क्लोराइड वाला भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, बट लिबरमान नाइट्रोसो जो नेक्स्ट टेस्ट है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं. फोर्थ इज लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट. नाउ व्हाट इज लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट. देखें, लिबरमान नाइट्रोसो में बेटा आप फिनोल लेंगे, यू विल स्टार्ट विद फिनोल. फिनोल के अंदर रिएजेंट क्या लाएंगे हम, वी विल कंसिडर NaNO2 सोडियम नाइट्राइड along H2SO4 followed by hydrolysis. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिनोल के साथ, एंड अलोंग फिनोल के साथ हम लेंगे NaNO2 H2SO4 along water मीन्स हाइड्रोलिसिस. बेटा NaNO2 का नाम आपको याद होगा, व्हाट इज NaNO2, दिस इज सोडियम नाइट्राइड. और एक होता है NaNO3, ये होता है नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट. तो देखो रिएक्शन क्या होगी, फिनोल ऑन रिएक्शन विद सोडियम नाइट्राइड विल गिव अ रेड कलर ऑफ इंडोफिनोल. एक कंपाउंड बनेगा इंडोफिनोल, और इस इंडोफिनोल का जो कलर होता है दैट इज रेड कलर, दैट इज ऑफ रेड कलर. अब इस इंडोफिनोल के अंदर आप NaOH डालते हो, इफ यू ऐड NaOH फर्दर इट विल गिव इंटेंस ब्लू कलर, it will give intense blue or dark blue color which confirms the presence of phenol. Clear? तो बहुत आसान टेस्ट है. Phenol on reaction with NaNO2 gives a red color of indophenol, which on further reaction with alkali will give dark color. Done? तो ये टेस्ट जो है फिनोल की आपको याद होनी चाहिए. जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप आए तो बेटा आपको टेस्ट जल्दी से क्लिक कर जाने चाहिए. आप मिनिमम जेई में और नीट में एक क्वेश्चन बेटा टेस्ट पे मान के चले. क्लियर. और मैक्सिमम कितने भी पूछे जा सकते हैं. तो टेस्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपाउंड को आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. So that is the end of phenol. Now we are going to discuss the ether part. Any doubt up to this? तो टेस्ट तो बेटा याद रखने पड़ेंगे, सिंपल है बट इम्पोर्टेंट. लास्ट वाला नहीं बेटा. ओके 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 बेटा. I think now it is visible. तो हर चैप्टर में बेटा मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि कौन सा आप लोगों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा बिल्कुल. इस चीज को भी आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखें. क्लियर. ताकि आपका जो फाइनल रिवीजन होता है उस टाइम ये चीजें काफी स्ट्राइक करती है कि कौन सा याद रखना ही है और कौन सा छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट देखें ईथर. तो इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है ईथर. ईथर में भी हम एलिफेटिक को अलग से डिस्कस करेंगे और एरोमेटिक ईथर को अलग से. बेटा ईथर वाला जो पार्ट है इतना ब्रॉड नहीं है, बहुत लिमिटेड रिएक्शन है और बहुत लिमिटेड मेथड ऑफ प्रिपरेशन. तो देखिए सबसे पहले
ईथर, नेक्स्ट इज ईथर। सबसे पहले हम इसकी कुछ नेमिंग करेंगे ताकि आप नेमिंग से फेमिलियर हो जाओ कि किस तरह से ईथर की नेमिंग की जाती है। देन तो सबसे पहले ईथर को समझें। जैसे ये एल्केन है, इस एल्केन का हाइड्रोजन हटा के हम OR लगा दें। इस एल्केन का हाइड्रोजन हटा के OR लगा दो तो क्या बन गया ये ROR। दिस इज द ईथर, दिस इज ईथर। क्या क्या हमने एल्केन का हाइड्रोजन हटाया और एल्कोक्सी ग्रुप लगा दिया। इसका मतलब ईथर क्या हुआ, दिस इज द एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, isn't it? What is ether? This is the alkoxy derivative of alkane. इसको नोट करें। ether is the alkoxy derivative of alkane, alkoxy derivative of alkane। देखा सभी ने? देखें अब बेटा यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि सर ये आर ही हो सकता है या AR हो सकता है, मतलब क्या यहाँ पे फिनाइल रिंग आ सकती है? बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी आ सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? So this R can be AROAR, it can be AROR like that। तो ये भी ईथर ही है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि फिनाइल रिंग यदि आ गया, जैसे ये तो एल्काइल है तो ये तो ईथर है ही, बट यदि यहाँ पे फिनाइल रिंग लग जाता है तो भी ईथर होगा, दोनों तरफ फिनाइल लगता है तो भी ईथर होगा। तो इसका मतलब ओवरऑल ईथर के अंदर क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकिंग। दिस इज मस्ट, दिस इज मस्ट क्लियर। ये सबसे जरूरी कंडीशन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन। जैसे बताओ ये ईथर होगा HOH ROH AROH, क्या ये ईथर में आएंगे? एग्जैक्टली ये ईथर नहीं होगा, ये तो वाटर मॉलिक्यूल है H2O। क्लियर, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। अगला वाला क्या हो जाएगा ROH, ये क्या होगा बेटा एल्कोहल, दिस इज एल्कोहल। अच्छा लास्ट वाला आप खुद से बताइए AROH, फिनाइल रिंग पे OH क्या बोलते हैं इसको? अभी हमने इसको कंप्लीट किया, फिनाइल रिंग पे जो OH ग्रुप, एग्जैक्टली दिस इज फिनोल। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है, काफी कंफ्यूज करती है, तो हमेशा याद रखना कि ईथर के अंदर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड होता है, दैट्स इट। तो ये कार्बन एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। इट कैन बी एल्काइल ग्रुप और इट कैन बी अ फिनाइल ग्रुप। इसको रब कर रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट आगे का डिस्कस करेंगे। देखें नेक्स्ट, अब ईथर का क्लासिफिकेशन देखें तो दो तरह के ईथर होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ ईथर। द वन इज सिंपल ईथर, काफी बार सिंपल को सिमेट्रिकल भी कहा जाता है, सिंपल को ही सिमेट्रिकल कहा जाता है। नेक्स्ट इज मिक्स, और मिक्स को अनसिमेट्रिकल कहा जाता है। दिस इज मिक्स और यू कैन से अनसिमेट्रिकल ईथर। So first one is simple and second one is unsymmetrical ether। तो नाम से पता चल रहा है सिमेट्रिकल मतलब जिसमें ऑक्सीजन के दोनों टर्मिनल क्या होंगे एक से, और अनसिमेट्रिकल का मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन के टर्मिनल अलग अलग होंगे। जैसे दोनों एल्काइल सेम है ROR, इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज सिमेट्रिकल। यदि दोनों टर्मिनल अलग हो, जैसे ROR डैश like that। So tell me which kind of ether is this? This is unsymmetrical। यहाँ पे दोनों एल्काइल ग्रुप क्या होंगे डिफरेंट। देन अब कुछ और इंपोर्टेंट डिस्कशन देखें। इफ वी टॉक अबाउट ईथर, इफ वी टॉक अबाउट ईथर, दिस इज ROR, समथिंग लाइक दैट। ROR इस तरह का स्ट्रक्चर होता है।
दिस ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज। ध्यान से समझना बेटा, हम इसको लीनियर बना तो रहे हैं बट इट इज नॉट एक्चुअली लीनियर। क्लियर? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो इट इज हैविंग बैंड स्ट्रक्चर लाइक वाटर, और बॉन्ड एंगल होगा इसमें 110 डिग्री, 110 डिग्री। एंड शेप यू कैन से बैंड शेप और वी शेप, बैंड और यू कैन से एंगुलर शेप, लाइक दैट। तो ये ईथर के बारे में आप याद रखिए। वन मोर थिंग, इफ वी टॉक अबाउट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, मतलब जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड हैं, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन की न्यूक्लियस की कितनी डिस्टेंस होगी, दैट इज समथिंग अराउंड 1.42। ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाकी सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बॉन्ड लेंथ तक कोई ज्यादा पूछता नहीं, बट स्टिल आप याद रखें कि कार्बन और ऑक्सीजन ईथर के अंदर होती है 1.42 एंगस्ट्रॉम। इसको नोट करें, फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। नाउ देखें इसके नेमिंग से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन नेम देखेंगे, उसके बाद आईयूपी देखें। CH3OCH3 सबसे सिंपल ईथर, दिस इज द मोस्ट सिंपल ईथर। CH3OCH2CH3, CH3CH2OCH2CH3, CH3OCH2CH2CH3। और एक और आप इसको देखें, CH3OCCH3CH3। ये सारे एलिफेटिक के एग्जाम्पल हैं, और एरोमेटिक में बस 2 एग्जाम्पल याद रखना है, बेंजीन रिंग पे OCH3 और बेंजीन रिंग पे OCH2CH3, OCH2CH3। फाइन। तो कॉमन नेम यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, आईयूपीएसी नेम आपका होमवर्क रहेगा, और यदि उसमें डाउट आता तो यू कैन फॉरवर्ड दैट डाउट। सबसे पहले देखें, इथाइल विद 2 मिथाइल, द ईथर विद 2 मिथाइल ग्रुप, इसको पढ़ेंगे बेटा डाई मिथाइल ईथर। क्लियर? इट इज डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हैं और ईथर है, तो कॉमन नेम इसका होगा डाई मिथाइल ईथर। कॉमन नेम की बात करें तो इसका होगा डाई मिथाइल ईथर। नेक्स्ट, इसमें देखें, दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल। बताओ अल्फाबेट में पहले कौन आता है? दिस इज M एंड दिस इज E। इथाइल पहले आता है तो इथाइल को पहले ले देंगे, तो क्या नाम हो गया? इथाइल मिथाइल ईथर। क्लियर? इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर। अच्छा, अगला वाला आप खुद से बताओ, इन 2 से ये बन जाना चाहिए, बहुत आसान है दोनों तरफ। वेरी गुड, इट इज डाई इथाइल ईथर। बहुत बढ़िया, 2 कार्बन है, 2 कार्बन की वजह से इथाइल, और 2 बार है इसलिए डाई इथाइल ईथर। कॉमन नेम ऑफ ईथर इज वेरी इजी। देखें, डाई इथाइल ईथर। अब यहाँ पे डाई इथाइल करते, डाई इथाइल ईथर। फाइन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
प्रोपाइल आ रहा है बेटा और ये मिथाइल है। बट प्रोपाइल को आप सिंपली प्रोपाइल नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रोपाइल में ब्रांचिंग भी तो हो सकती है। एग्जैक्टली यहाँ पे जो प्रोपाइल है दैट इज नॉर्मल प्रोपाइल, उसको एन प्रोपाइल ले लेंगे। एग्जैक्टली मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, वेरी गुड। तो देखें मिथाइल का एम, प्रोपाइल का पी, नॉर्मल प्रोपाइल या नॉर्मल का एन काउंट नहीं करते। यदि एन काउंट भी हो तो भी ये पीछे रहेगा, इजंट इट? यदि पी से आंसर करोगे तो भी एम पी से पहले आता है, नॉर्मल प्रोपाइल का एन लोगे तो भी एम एन से पहले आता है। सो इट इज मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। नेक्स्ट बताओ दिस वन, इसका क्या नाम होगा? मिथाइल आइसोप्रोपाइल। नो बेटा, दिस इज नॉट प्रोपाइल। 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो प्रोप कैसे हुआ? इट इज ब्यूट। क्लियर? हाँ एग्जैक्टली, इट इज ब्यूटाइल। और ब्यूटाइल के अंदर कौन सा है, आइसो या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल? देखो दोनों में डिफरेंस है, दोनों ग्रुप में। देखें एक ग्रुप ये है, अपने ग्रुप सही से याद नहीं की, उसको अच्छे से याद रखिए बेटा। और एक ग्रुप ये है, दोनों में अंतर बताओ, दोनों में डिफरेंस बताओ। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल दिस ग्रुप? एग्जैक्टली दिस इज आइसो। क्लियर? नीचे वाला सेकेंडरी नहीं होगा, नीचे वाला टर्शियरी होगा 3 डिग्री। ऊपर वाले में आइसो ग्रुप लगा, इसको कहते हैं आइसो ग्रुप। क्लियर? आइसो 4 कार्बन में आइसो ग्रुप लगा है तो आइसो ब्यूटाइल। और इसको कहते हैं बेटा 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए इसको कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल, लाइक दैट। तो इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल। तो इनको आप फिर से लिख लें और अच्छे से याद रखें। आइसो का मतलब ये वाला यूनिट होता है। तो देखो यहाँ पे ये यूनिट नहीं है, यहाँ पे कौन सी यूनिट है? टर्शियरी ब्यूटाइल वाली। पुट इट, इनको मेंशन कर लें, दिस इज आइसो ब्यूटाइल एंड दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल। फाइन, तो इसका नाम क्या हो गया? टर्शियरी ब्यूटाइल एंड दिस इज मिथाइल। सो इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। एंड लास्ट वन, जब बेंजीन रिंग पे बेटा मिथॉक्सी ग्रुप लगा होगा OCH3, इसको कहते हैं एनिसोल। क्लियर? so this is the aromatic ether, this is anisole। और जब बेंजीन रिंग पे OCH2CH3 दो कार्बन आ जाएंगे, दिस इज नॉन एज फेनिटॉल। दिस इज एनिसोल, एक कार्बन का मतलब एनिसोल और दो कार्बन का मतलब फेनिटोल। इसको नोट करें। तो इन सभी के IUPAC नेम आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे। एनी डाउट? इसके बाद स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, हाउ टू प्रिपेयर ईथर। सर फिफ्थ वाले का IUPAC एक बार बता दो। फिफ्थ वाला, फिफ्थ वन, दिस इज देखो बेटा टर्शियरी ब्यूटाइल एंड दिस इज मिथाइल ईथर। तो इसमें हम टी वाला पार्ट काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि टर्शियरी जो है दिस इज नॉट IUPAC एक्सेप्टेड अंडर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वी हैव टू नॉट कंसिडर द अल्फाबेट ऑफ नॉर्मली, नॉर्मल, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो नॉर्मल का N, सेकेंडरी का F और टर्शियरी का T, ये काउंट नहीं करते। इसका मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल में आपने क्या कंसिडर किया? D। ओके, IUPAC नेम। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक। देखिए इसका IUPAC नेम कैसे होगा? तो ईथर के अंदर आप एक चीज अलग से याद रख लें कि ईथर का IUPAC नेम कैसा होता है। दिस इज एल्कोक्सी एल्केन।
इस वर्ड को याद रखिए, एल्कोक्सी एल्के। तो ईथर के अंदर कोई सफिक्स नहीं होता, ईथर एक ब्रांच होता है, टोटे ईथर के अंदर कोई अलग से सफिक्स नहीं होता, ईथर इज ए ब्रांच इटसेल्फ। तो देखो इससे पहले एक सिंपल एग्जांपल करते हैं, जैसे दूसरा वाला देख, सेकंड वाला CH3OCH2CH3। बेटा इसके अलग दो चेन है, लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाओ, तो मेन चेन कौन सी बन जाएगी, 2 कार्बन वाली मेन चेन। CH3O ये ब्रांच बन गई, 1 कार्बन की ब्रांच, क्लियर। तो नंबरिंग करोगे तो ब्रांच को कम देना, तो 1 दे दो इसको, 1 2, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उधर से करते तो इसको सेकंड मिलता। तो दिस इज एल्कोक्सी ऑफ 1 कार्बन, तो 1 कार्बन का एल्कोक्सी क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और मेन चेन 2 कार्बन की, तो मिथॉक्सी इथेन, तो इट इज मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। अब देखो फिफ्थ एग्जांपल, CH3O C CH3 अब आप सजेस्ट करिए कि मैक्सिमम कितने कार्बन की चेन मिल सकती है यहाँ पे, एंड दैट शुड बी कंटिन्यूअस। सोचो कितने कार्बन की चेन मिल सकती है, एग्जैक्टली 3 कार्बन, वेरी गुड, 3 कार्बन की चेन मिलेगी, कोई भी पॉसिबिलिटी के साथ, इधर वर्टिकल और वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, किसी भी डायरेक्शन में। देखो 3 कार्बन, यहाँ से भी 3 और स्ट्रेट, तो कोई भी आप कंसिडर कर लीजिए, जैसे हमने 3 कार्बन ये वाले ले, डन। तो 3 कार्बन लेने के बाद 2 ब्रांचें बन गई, एक ये ब्रांच बनी और एक CH3 ब्रांच में चला गया, ठीक है। अब देखो बेटा 2 ब्रांचें हैं यहाँ पे, एक है मिथॉक्सी ब्रांच, 1 कार्बन का एल्कोक्सी मिथॉक्सी, 2 कार्बन का एल्कोक्सी ब्रांच होता तो उसको इथोक्सी कहते, क्लियर। तो इट इज मिथॉक्सी, दिस इज मिथाइल, 3 कार्बन है, नंबरिंग कहां से करोगे, 2 डाइमिथोक्सी प्रोपेन, नो बेटा 2 मिथोक्सी नहीं है, ये तो मिथाइल है ओनली, दिस इज सिंपली मिथाइल, मिथोक्सी सिर्फ एक है, क्लियर। तो दोनों को अलग अलग से लिखना पड़ेगा, डन। सेम होते तब हम डाई काम में लेते, तो नंबरिंग आप कहीं से करें 2 मिलेगा सबको, इधर फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, 1 2 3, तो दोनों ब्रांचेस को 2 2, क्लियर। तो एग्जैक्टली 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथाइल नहीं होगा बेटा, ये वाली ब्रांच जो है इसका नाम है मिथॉक्सी और इस ब्रांच का नाम है मिथाइल, क्लियर। तो बताओ अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, मिथॉक्सी और मिथाइल, which come first in alphabet, exactly this is correct name, 2 methoxy 2 methyl propane, good, 2 methoxy 2 methyl प्रोपेन। तो इतने सिंपल क्वेश्चन होता है बेटा ये, बट फिर भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो तो गलत होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, इसलिए आप कोई भी चैप्टर का स्टार्टिंग से पढ़ें और नेमिंग वाला पार्ट जरूर करें, नेमिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन 1 2 बच्चे हैं। तो ये समझ में आया को मिथॉक्सी और मिथाइल। तो अल्फाबेट में इसको पहले क्यों लिया, तो बेटा देखो अल्फाबेट में जब डिक्शनरी आप ओपन करोगे तो एम के बाद ई वाला लेटर टी एच, यहाँ पे भी एम ई टी एच, ये तो सेम है। अब ये सेम है तो इसका अगला वाला चेक करो, इसका अगला वाला ओ है और इसमें अगला वाला वाई है, तो पहले कौन सा आएगा अल्फाबेट में, वो आएगा डिक्शनरी में। तो ये लेटर आपको डिक्शनरी में, ये वर्ड जो आपको पहले मिलेगा तो पहले लिखेंगे, देन चलिए नेक्स्ट इज द मेथड टू प्रिपेयर ईथर। तो आप भी जब अपना रिवीजन करते हो या चैप्टर नॉर्मल डे में आप उसको पढ़ते हो तो ट्राई कीजिए बेटा कि सीक्वेंशियली कवर करो,
नेमिंग वाला पार्ट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन जो होता है वो नेम से ही पूछ लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 ब्रोमो इथेन को या फिर 2 ब्रोमो प्रोपेन को KOH से ट्रीट किया, तो आपको काफी बार नीट में, काफी बार नहीं, मैक्सिमम केसेस में आपको डायरेक्ट स्केलेटन नहीं मिलेगा, मतलब रिएक्शन नहीं मिलेगी इन टर्म्स ऑफ सिंबल। यू आर सजेस्टेड टू सॉल्व द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ वर्डिंग, तो आपको वर्ड मिलेगा, और वर्ड में नेम गिवन होते हैं, तो आपको नेम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नेम दोनों आना चाहिए। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज मेथड टू प्रिपेयर, मेथड टू प्रिपेयर ईथर। यहाँ पे आपको ज्यादा मेथड नहीं मिलेंगे जैसे बाकी फंक्शनल ग्रुप के अंदर थे, बहुत लिमिटेड मेथड है ईथर के। फर्स्ट मेथड फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से आप ईथर कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, दैट इज फ्रॉम एल्कोहल। एल्कीन से भी होता है, बट यहाँ पे हम अभी एल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? फ्रॉम एल्कोहल, व्हाट इज एल्कोहल? सिंपलेस्ट एग्जांपल लेंगे, उसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे। जैसे ये एल्कोहल आपने लिया CH3CH2OH, दिस इज नोन एज इथेनॉल और इथाइल एल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन बेटा आपने H2SO4 से कराई। दिस रिएक्शन इज अ टेम्परेचर बेस्ड, इसके जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट, ये टेम्परेचर बेस्ड है। यदि आप टेम्परेचर 140 रखते हो, मीन्स अराउंड 413 केल्विन, तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा। और यदि आप टेम्परेचर 160 और 70 की रेंज में रखते हो, मीन्स 443 केल्विन, तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज द प्रोडक्ट इज फेवर्ड बाय टेम्परेचर कंडीशन। तो जैसे आप टेम्परेचर कंडीशन चेंज करोगे, प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। क्लियर? तो ये टेम्परेचर आप स्पेशली टेम्परेचर याद रखें यहाँ पे। देन किस टेम्परेचर में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो देखें इथेनॉल को जब आपने H2SO4 में ट्रीट किया एट द टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर इज अराउंड 413 केल्विन, मतलब 140 डिग्री सेल्सियस। दूसरी बार आप इसी अल्कोहल को H2SO4 की प्रेजेंस में ट्रीट करोगे 443 केल्विन, लाइक दैट। तो देखिए लो टेम्परेचर पे ईथर बनता है और हाई टेम्परेचर पे एल्कीन बनती है। छोटे लो टेम्परेचर पे ईथर बनेगा और हाई टेम्परेचर पे एल्कीन बन जाएगी। तो इसका ईथर बनेगा इसके डबल कार्बन का, इस पे 2 कार्बन है तो ईथर बनेगा 4 कार्बन का। तो बनाओ 4 कार्बन का ईथर, 2 कार्बन इस तरफ, 2 कार्बन इस तरफ, like that. So this is very important that the alcohol on reaction with H2SO4 is favored by the temperature. If temperature is 140 or you can say 413 Kelvin, the product is ether. If the temperature is 443 Kelvin, the product is alkene. बताओ साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? एलिमिनेशन। अल्कोहल जब एलिमिनेशन करती है तो क्या निकलता है साइड प्रोडक्ट? एक तरफ से H, दूसरी तरफ से OH, isn't it? हमने पहले भी एग्जैक्टली इसके एग्जांपल किए हैं अल्कोहल की रिएक्शन में, एक तरफ से H और दूसरी तरफ से OH। तो एलिमिनेशन में क्या अलग हो जाएगा? दिस इज डिहाइड्रेशन, एग्जैक्टली H2। कोटेड, इसको आप वर्डिंग में लिख लीजिए बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन। The reaction of alcohol with acid, the reaction of alcohol with acid is a temperature based reaction, is a temperature based reaction, is a temperature based reaction
full stop. At low temperature, alcohol will undergo dehydration. उसको थोड़ा ठीक करना. At low temperature, alcohol will form ether. At low temperature, alcohol will form ether, and at high temperature, alcohol will undergo dehydration. At high temperature, alcohol will undergo dehydration to form alkene. देखा सभी ने? तो यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है. एक तो टेम्परेचर याद रखना ही है, साथ ही साथ किस टेम्परेचर पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है. दिस इज क्वाइट इंपोर्टेंट. देन नेक्स्ट देखें. सेकेंड मेथड इज विलियमसन सिंथेसिस. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. विलियमसन सिंथेसिस. व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस? देखें, बिल्कुल आसान है. इसको आज ब्रीफली देखेंगे, डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. तो विलियमसन सिंथेसिस के अंदर एक एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है एल्कोक्साइड. लाइक दैट. विलियमसन के अंदर एल्काइल हैलाइड, दिस इज एल्काइल हैलाइड. इसका नाम क्या होगा बेटा? एल्कोक्साइड. एंड दिस इज सोडियम. तो क्या हो जाएगा ये? सोडियम एल्कोक्साइड. तो इसका प्रोडक्ट लिखने के लिए आप इसको उल्टा बना दो ताकि आसानी रहेगी प्रोडक्ट बनाने. हमने इसको अलग से बना दिया, इस तरह उल्टा बना दिया. तो यहाँ से क्या करना है? हैलोजन और सोडियम इसको अलग कर दो. तो देखो क्या बन जाएगा? ROR. दिस इज ईथर. और बाई प्रोडक्ट क्या बन गया? NaX. क्लियर? इसको लिखिए. एनी डाउट अप टू दिस? ये विलियमसन वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है. हम इसको अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे. कोई डाउट? चलिए, एनी डाउट एनीवन? फाइन. So thank you. Have a nice day.